हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली एलटी शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र में जो आने वाला भाग 1 का है, यानी कि प्रथम पार्ट, जिसमें 50 क्वेश्चन में से 30 प्रश्न हमारे सीडीपी से आने हैं, यानी शिक्षण अभिरुचि से। उसी से संबंधित हम लोग कुछ नोट्स पढ़ रहे थे, जिनमें कि हम लोगों ने प्रकृतिवाद पढ़ लिया है। तो दर्शन में इस बार शिक्षा और दर्शन में हम पढ़ेंगे आदर्शवाद। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यदि चैनल पर नए हैं या आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हम लोगों के साथ यदि कुछ और लोग जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझें कि आदर्शवाद क्या है, फिर आदर्शवाद की कुछ परिभाषाओं के बाद फिर से आदर्शवाद के कुछ जो यानी कि सिद्धांत हैं, वो सिद्धांतों के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि आदर्शवाद के अनुसार जो शिक्षा है वो क्या है, और शिक्षा के उद्देश्य क्या है, अध्यापक का क्या रोल है, छात्र का क्या रोल है, इसकी कमियां क्या हैं, इसके गुण क्या हैं, ये सभी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसमें आदर्शवाद है क्या, ठीक है। तो आदर्शवाद की मीनिंग क्या है, तो यानी कि मीनिंग ऑफ आइडियलिज्म, ठीक है। तो आदर्शवाद अंग्रेजी का क्या है, यानी आइडियलिज्म का हिंदी रूपांतरण है, ठीक है। और आइडियलिज्म जो है वो आइडियल और इज्म से बना हुआ है। वैसे रियल में ये आइडिया और इज्म से बना हुआ है, इसमें जो ला है, ठीक है, यानी एल, वो वैसे जोड़ दिया गया है। तो आइडिया का मतलब है विचार, अर्थात विचार से ही उत्पन्न होना, इसे क्या किया जाएगा, माना गया है। ओके, यानी कि ऐसा दर्शन जो विचार की चिंतन सत्ता में ही विश्वास करता है, ठीक है, इसी विचारधारा की प्रत्ययवाद को संज्ञा दी जाती है, ठीक है। कौन से, आदर्शवाद की, ठीक है। तो आदर्शवाद ही शब्द हम क्या करते हैं, यानी कि इसे प्रत्ययवाद भी कहा जाता है। क्लियर, इस विचारधारा को प्रत्ययवाद भी कहा जाता है। तो आपको एक प्रश्न यहाँ से बना कि आदर्शवाद को और किस नाम से जाना जाता है, तो प्रत्ययवाद को के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह वस्तुओं की अपेक्षा विचारों को, भावों को और आदर्शों को महत्व देता है। आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति और आत्मा का विकास इसका क्या है, मुख्य लक्ष्य है। इसी तरह से, और यही कारण है कि आध्यात्मिक जगत को उत्कृष्ट मानता है और इसे ही सत्य और यथार्थ रूप में स्वीकार करता है। यही है आदर्शवाद। यदि सही से समझ में नहीं आए तो एक दो बार आप लोग इसे देख लीजिएगा, वीडियो को आसानी के साथ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अर्थात जो आध्यात्मिक जगत को ही सबसे सर्वोच्च मानता है, श्रेष्ठ मानता है और सत्य मानता है और यथार्थ मानता है, वही है आदर्शवाद। चलिए कुछ परिभाषाएं इसकी देख लेते हैं। रास के अनुसार आदर्शवादियों के अनेक रूप हैं, किंतु सबका सार यह है कि मन या आत्मा ही इस जगत का पदार्थ है। यानी कि मन या आत्मा ही इस जगत का क्या है, पदार्थ है, यानी कि वास्तविकता है। और मासिक, यानी कि मासिक नहीं है, मानसिक है, ठीक है। तो मानसिक स्वरूप ही सत्य है, ठीक है। इसका मानसिक स्वरूप ही क्या है, सत्य है। ओके, तो यानी कि द ट्रू रियलिटी इज अ मेंटल कैरेक्टर। ओके, ये रास के अनुसार है। इसके बाद है ब्रूबेकर के अनुसार, आदर्शवादियों के अनुसार इस जगत को समझने के लिए मन केंद्रीय बिंदु है। ये भी मन की ही बात करते हैं। इस जगत को समझने हेतु मन को क्रियाशीलता से बढ़कर उनके लिए अन्य कोई वास्तविकता नहीं है, अर्थात ये मन के अलावा और किसी दूसरे वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते हैं। ओके, तो मन ही सब कुछ है, अर्थात अध्यात्म ही सब कुछ है।
ओके, कुछ जो है ना हमारे दर्शन शास्त्री हैं भारत के, इनमें हैं D.M. दत्ता। इनके अनुसार आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्य आध्यात्मिकता को मानता है। स्पिरिचुअलिटी को, आध्यात्मिकता को जो अंतिम सत्ता मानता है वही क्या है, इनके अनुसार आदर्शवाद है। और पहले भी हम लोगों ने उसमें देख लिया है। इसके बाद है राजन के अनुसार आदर्शवादियों का विश्वास है कि ब्रह्मांड की अपनी बुद्धि एवं इच्छा है, यानी वो मानते हैं कि ब्रह्मांड की अपनी बुद्धि और इच्छा है और सब भौतिक वस्तुओं को इनके पीछे विद्यमान मन द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है, अर्थात मन द्वारा इनको जाना जा सकता है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है। ओके, चलिए अब प्रमुख आदर्शवादियों की हम लोग बात करते हैं। तो आदर्शवादी दर्शन के प्रतिपादकों में सुकरात हैं, जन्मदाता माना जा सकता है। प्लेटो ने इसके नियम वगैरह इन सभी चीज़ों की स्थापना की है। देकार्टे, स्पिनोजा, वर्कले और कांट ने इसे चरम पर पहुंचाया है। फिट्से, सेलिंग और हीगल भी बहुत बड़े क्या हैं, आदर्शवादी हैं। T.H. ग्रीन, थॉमस हिल ग्रीन और शोपेनहावर और जेंटाइल, ये प्रमुख क्या हैं, पाश्चात्यवादी जो है ना विचारक हैं जो इसका समर्थन करते हैं। और वेदों एवं उपनिषदों के प्रणेता जितने भी महर्षि हैं, वहाँ से लेकर के महर्षि अरविंद घोष तक अनेक दार्शनिक भारत के क्या हैं, ठीक है, वो इसके समर्थक हैं। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जीवन दर्शन के रूप में आदर्श अर्थात आदर्श के सिद्धांत क्या हैं। ठीक है, तो आदर्शवाद एक बहुत प्राचीन विचारधारा है। आप लोग जानते हैं कि ये कहाँ से शुरुआत हुई, ये सुकरात से शुरुआत होती है। ठीक है, तो लेकिन आज भी इसका बहुत यानी कि सम्मानीय स्थान है। सुकरात, प्लेटो, कांट आदि दर्शन यानी कि दार्शनिक जो है आदर्शवादी थे। इनके प्रमुख सिद्धांत क्या हैं, निम्नलिखित हैं। पहला है, यदि ये सिद्धांत समझ में आ गया तो फिर कुछ नहीं रह जाता। आदर्शवाद के अनुसार पदार्थ अंतिम सत्य नहीं है। ये मानते हैं पदार्थ अंतिम सत्य नहीं है और पदार्थ का प्रत्यय वास्तविक है और पदार्थ का भौतिक स्वरूप असत्य है। अर्थात पदार्थ क्या है, असत्य है। पदार्थ अस्थिर है, बदलाव पदार्थ में होता रहता है, इसलिए वो असत्य है। भौतिक सृष्टि सत्य का आभास मात्र है, यानी कि ये इसमें सत्यता नहीं है। पदार्थ में सृष्टि के पीछे कोई मानसिक सत्य है जो सृष्टि के प्रकाशन का आधार है, यानी जो सृष्टि को क्या करता है, सामने लेकर के आया है, उसकी बात कर रहे हैं ये। इसके बाद ये मानते हैं कि जो सृष्टि वस्तुतः तार्किक एवं मानसिक ही है। इसका बाह्य रूप तो कल्पना जन्य है, अर्थात जो बाहर देखा जा रहा है वो सिर्फ कल्पना है, वास्तविकता नहीं है। जो अंतिम सत्य है वही वास्तविक शिव है। अन्य भौतिक पदार्थों में भद्र अथवा शिव को देखना भ्रम है। ठीक है, यानी कि शिवत्व को देखना, वास्तविकता को देखना, गुडनेस को देखना, ये यानी कि भौतिक पदार्थों में गलत है। तो और शिव यानी जो सत्य है वही शिव है और वही वास्तव में सुंदर भी है और वही स्वीकार करने योग्य है, अर्थात सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है, तो यानी कि जो भौतिक सुंदरता है वो सिर्फ आभास मात्र है, उनमें आसक्ति व्यर्थ है, इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है, आदर्शवाद की क्या है, आत्मा है। भौतिक जगत नश्वर है, अभी ऊपर बताया कि भौतिक जगत नश्वर है, अतः उसे सत्य नहीं माना जा सकता है। तो सत्य को स्थायी एवं अपरिवर्तनशील होना चाहिए, अतः सत्य क्या है, विचारात्मक एवं मानसिक है, क्योंकि विचार और प्रत्यय ही क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। ठीक है, भौतिक जगत या जो पदार्थ है वो स्थायी नहीं होता है। इस आधार पर शरीर नश्वर है, अतः असत्य है। आत्मा अनश्वर है, अतः क्या है, सत्य है। इसके बाद अगला है, मानव जीवन का लक्ष्य इसी अनश्वर, अजर, अमर और अपरिवर्तनशील आत्मा की प्राप्ति करना है। ठीक है, अर्थात जो आत्मा है, ठीक है, वही सत्य है
और इसका ही इसे ही प्राप्त करना जो है मानव का लक्ष्य है। आदर्शवाद ये मानते हैं कि विकासवादी प्रकृतिवादी विकासवाद से भिन्न है। विकास का अंतिम लक्ष्य आत्मा की प्राप्ति है, ना कि निचले स्तर से ऊंचे स्तर के प्राणियों का विकास करना है। ठीक है, जैसा कि प्रकृतिवादी मानते हैं कि एक कोशिकीय जंतु से मानव तक का जो विकास हुआ है यही अंतिम लक्ष्य है, तो इसे ये अस्वीकार करते हैं। फिर इसके बाद है मन और पदार्थ दोनों क्या हैं, अलग अलग। मन पर नैतिकता एवं आदर्शों का प्रभाव पड़ता है, पदार्थ पर नहीं पड़ता है। मन चेतन है, पदार्थ जड़ है, जड़ से चेतना का उदय नहीं हो सकता है। तो ये मानते हैं कि यानी कि जड़ से चेतना का उदय नहीं हो सकता, इसलिए जो है जड़ जो है वो सत्य नहीं है। इंद्रियों की अपेक्षा मस्तिष्क पर अधिक महत्वपूर्ण जो है यानी कि बल दिया गया है, क्योंकि विचारात्मक सत्य का ज्ञान इंद्रियों द्वारा संभव नहीं है। यानी कि जो पदार्थ का ज्ञान है वो इंद्रियों द्वारा है, लेकिन जो विचारात्मक सत्य है वो इंद्रियों द्वारा नहीं प्राप्त किया सकता है। अंतिम सत्य का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। अंतिम सत्य का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। शेष ज्ञान तो अज्ञान अथवा मात्र ज्ञान का आभास है। ओके, यह ज्ञान तर्कजन्य है, अर्थात इसका क्या लॉजिक दिया जा सकता है, इसकी पे चिंतन की जा सकती है, मनन किया जा सकता है, और यह अंतर्दृष्टि का परिणाम। यह इंद्रियों का विषय नहीं है। इस प्रकार विज्ञान द्वारा प्राप्त ज्ञान जो है वो क्या है, अपूर्ण है। वास्तविक ज्ञान तो व्यक्ति के अपने प्रयासों का परिणाम है, और ये बुद्धि के द्वारा अर्थात विचार के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। आदर्शवाद धार्मिकता एवं नैतिकता का समर्थन करता है, जबकि प्रकृतिवाद इसका समर्थन नहीं करता है। प्रकृति अपने आप में अपूर्ण है, उसको पूर्णता तभी प्राप्त हो सकती है जब वो किससे मिल जाए, वो सिर्फ और सिर्फ विचारों से मिल जाए। ठीक है, बिना विचारों से मिले हुए प्रकृति पूर्ण नहीं हो सकती है। ठीक है, वह स्वयं किसी सत्य पर आश्रित है, अतः प्रकृति का ज्ञान संपूर्ण ज्ञान नहीं है। भारतीय जो सांख्य दर्शन है वो प्रकृति एवं पुरुष में मौलिक भेद करता है। आदर्शवाद अनेकता में एकता का दर्शन करता है। सत्य मानसिक है और सृष्टि के अनेक रूपों में उस एक चरम सत्य को देखना ही अनेकता में एकता का दर्शन है। ओके, तो ये इसके प्रमुख क्या थे, सिद्धांत थे। अतः हम कह सकते हैं कि आध्यात्मिक पहलू पर अधिक बल देना, ठीक है, ये इसका क्या है, खासियत है। प्राकृतिक वातावरण की अपेक्षा आध्यात्मिक वातावरण अधिक से अधिक महत्वपूर्ण है। आदर्शवाद व्यक्ति एवं सृष्टि पर इसी दृष्टिकोण को क्या करता है, महत्वपूर्ण मानता है। इसके बाद आदर्शवाद के शिक्षा के गुण, यानी आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के गुण क्या हैं। पहला है आत्मानुभूति का विकास। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, अर्थात आदर्शवाद ये मानता है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, यानी कि स्व की जानकारी होना चाहिए। अर्थात ठीक है, प्रकृति से परे यदि कोई चेतन सत्ता का स्वरूप है तो वह है मनुष्य, और यही कारण है कि विश्व चेतन सत्ता अनुभूति मनुष्य तक नहीं कर सकता है जब तक कि उसके अंदर व्याप्त चैतन्य का विकास न हो जाए। अर्थात विकास का विचार का विकास न हो जाए तब तक वो वास्तविकता को नहीं जान सकता है। इसी कारण शिक्षा का सर्वोच्च कार्य यह है कि मनुष्य को इतना सक्षम बनाए कि वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने और उसकी वास्तव यानी कि अनुभूति कर सके। ओके, क्लियर। इसके बाद आत्मानुभूति मूल्यों का विकास, ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज। आदर्शवादी विचारधारा भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत को महत्वपूर्ण मानते हैं। भौतिक जगत की जगह आध्यात्मिक जगत को महत्वपूर्ण मानते हैं, इसलिए शिक्षा के उद्देश्यों में बालक के आध्यात्मिक विकास को महत्व दिया जाता है। ओके, और सत्यम शिवम सुंदरम के मूल्यों का विकास करते हुए इस बार की चर्चा आदर्शवाद करता है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक का आध्यात्मिक दृष्टि से विकास करना है।
इसके बाद है बालक के व्यक्तित्व का उन्नयन, टू एक्साल्ट चाइल्ड पर्सनालिटी। वेगोल्स्की के ने माना था कि हमारा उद्देश्य अर्थात आदर्शवाद का उद्देश्य छात्रों को इस योग्य बनाना है कि वह संपन्न एवं सारयुक्त जीवन बिता सकें, सर्वांगीण और रंगीन व्यक्तित्व का निर्माण कर सकें, सुखी रहने के उल्लास उपयोग कर सकें, यदि तकलीफ आए तो गरिमा एवं लाभ के साथ उसका सामना कर सकें, इस उच्च जीवन को जीने में दूसरे लोगों की सहायता कर सकें। यही है क्या व्यक्तित्व का विकास। तो रूसो ने भी रॉस ने और प्लेटो ने दोनों ने भी ये माना है कि शिक्षा के द्वारा मानव के व्यक्तित्व को पूर्णता प्राप्त करनी चाहिए और साथ ही उसके व्यक्तित्व का उन्नयन होना चाहिए। यही इसका एक प्रमुख लक्ष्य है। इसके बाद है अनेकता में एकता के दर्शन। ठीक है, अर्थात ये पहले भी आया है कि अनेकता में एकता का क्या करता है। ठीक है, ये देखने की कोशिश करता है। शिक्षा का उद्देश्य बालक को इस दृश्य से समर्थ बनाना चाहिए कि वह संसार में विद्यमान विभिन्न बातों को एकता के सूत्र में बांध सके। अर्थात बालक के अंतर्गत यह समझ उत्पन्न करनी चाहिए कि वह इस संसार के संचालन करने वाली एक परम सत्ता जो ईश्वर के नाम से जानी जाती है और यह ईश्वर की सत्ता जगत के सभी प्राणियों को संचालित करती है, इसका ज्ञान उसे हो जाना चाहिए। बालक को ईश्वरीय सत्ता की अनुभूति कराना ही शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। इसकी अनुभूति होने पर ही व्यक्ति इस संसार के साथ तादात्म्य में स्थापित कर सकता है और व्यक्ति को पूर्णता प्रदान कर सकता है। बिना इसके व्यक्ति पूर्ण नहीं होगा। सभ्यता एवं संस्कृति का विकास। आदर्शवाद जो है मानता है कि मानव जो है किसी न किसी समाज का सदस्य होता है और संस्कृति उसकी क्या है, परम यानी कि परिचायक होती है। बालक यदि समाज को जीवित रखना चाहता है तो उसे उस समाज की धरोहर को जो सभ्यता और संस्कृति के रूप में फैली हुई है उसे स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, और उसकी रक्षा करनी चाहिए। सभ्यता और संस्कृति तो वह आधार प्रस्तुत करती हैं जिसके द्वारा समाज का विकास संभव होता है। आदर्शवाद की व्यक्ति की अपेक्षा समाज को महत्व देता है और यही कारण है कि शिक्षा का उद्देश्य सभ्यता और संस्कृति के विकास करना है। रस्क ने माना है कि सांस्कृतिक वातावरण मानव का स्वरचित वातावरण है। सांस्कृतिक वातावरण को मानव ने खुद रचा है अथवा मनुष्य की सृजनात्मक क्रिया का यह परिणाम है जिसकी रक्षा व विकास करना शिक्षा का क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद है वस्तु की अपेक्षा विचारों का महत्व। वस्तु जो है वो प्रकृतिवादियों ने उसे प्रमुख माना है, लेकिन आदर्शवादियों ने व्यक्ति के स्थान पर विचारों को जो है प्रमुखता दी है। ये मानते हैं कि पदार्थ क्या है, नाशवान है और विचार अमर हैं, और जो विचार अमर हैं यही सत्य है और वास्तविक है और अपरिवर्तनशील है। विचार ही मनुष्य को ज्ञान प्रदान करने के माध्यम है। यह संसार मनुष्य के विचारों में ही निहित होता है। ये मानते हैं कि यह जगत यंत्रवत नहीं है, क्योंकि जगत में विद्यमान वस्तुओं का जन्म मानसिक क्रियाओं के फलस्वरूप होता है, इसलिए यह विश्व विचार के समान है, यंत्र के नहीं। यूनिवर्स इज लाइक अ थॉट दैट नॉट देन अ मशीन। और अगला है जड़ प्रकृति की यानी कि मनुष्य का महत्व। जड़ प्रकृति की जगह मनुष्य का महत्व, यानी मैन इज इम्पॉर्टेंट दैन द नेचर। तो आदर्शवाद ये मानता है कि मनुष्य का स्थान ईश्वर से थोड़ा ही नीचे माना यानी कि है। ठीक है, और आदर्शवादी मानते हैं मनुष्य इतना सक्षम तो होता है कि वह आध्यात्मिक जगत का अनुभव कर सके और ईश्वर से अपना तादात्म्य में स्थापित करते अथवा उसकी अनुभूति प्राप्त कर सके। ओके, चलिए अब देखते हैं हम लोग कि आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए। तो आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम क्या क्या होना चाहिए, अर्थात क्या क्या पढ़ाया जाना चाहिए। तो ठीक है, यानी कि ये मानते हैं कि छात्र जिस वातावरण में जन्म लेता है उसी प्रकार के वातावरण में रहने का आदी हो जाता है।
इसलिए हम पाठ्यक्रम की योजना बनाते समय वातावरण की उपेक्षा नहीं कर सकते। पाठ्यक्रम में ऐसी सूचनाओं एवं क्रियाओं को भी स्थान देना चाहिए जो पूर्णतः सत्य नहीं मानते हैं। इसलिए भौतिक जगत को अंतिम सत्य न मानना, किंतु सत्य का आभास तो माना ही जाता है भौतिक जगत को। अर्थात इन्होंने भौतिक जगत को भी स्वीकार किया है और विचार जगत को भी स्वीकार किया है, और सत्य को इसी भौतिक जगत में रहकर एवं भौतिक वातावरण के सहयोग से ही जाना जा सकता है। ठीक है, जाना जा सकता है या पाया जा सकता है। ओके, इसी भौतिक जगत में रह करके सत्य को पाया जा सकता है। इस दृष्टि से आदर्शवादी शारीरिक प्रशिक्षण की उपेक्षा नहीं कर सकता। शारीरिक शिक्षा भी उसके पाठ्यक्रम में होगी। प्राकृतिक वातावरण की जानकारी प्राकृतिक विज्ञान से होती है, अतः भौतिकी, रसायनिकी, भूमिति, भूगोल, खगोल, भूगर्भ विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जीवशास्त्र, ठीक है, आदि विषयों को आदर्शवादी तिलांजलि नहीं देता, अर्थात इनको भी पढ़ाने की बात करता है। आध्यात्मिक विकास के लिए कला, साहित्य, नीति शास्त्र, दर्शन, धर्म, मनोविज्ञान, संगीत आदि विषय भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। इन विषयों के अध्ययन से मानव की आत्मा का विकास होता है, और इन विषयों का अध्ययन न किया जाए तो प्रकृति यानी व्यक्ति प्राकृतिक वातावरण तक ही क्या हो जाता है, सीमित रह जाता है, अर्थात वो अपने यानी उसका विकास नहीं कर पाता है। अब इसके बाद आता है शिक्षण विधियाँ। तो आदर्शवाद की भी अपनी क्या है, कुछ शिक्षण विधियाँ हैं, कुछ इनके द्वारा ईजाद की गई और कुछ यानी कि इन्होंने स्वीकार किया। तो स्वाध्याय विधि यह सबसे प्राचीन साहित्यिक यानी कि वो विधि है, और दार्शनिक आदर्शवादी इसका क्या करते हैं, मानते हैं कि हमारे जो प्राचीन साहित्य में हमारे पूर्वजों द्वारा खोजा हुआ ज्ञान भरा पड़ा है, उससे हमें लाभ उठाना चाहिए। इसलिए साहित्य के अध्ययन के लिए स्वाध्याय विधि के पक्षधर हैं ये। इस विधि का प्रयोग शिक्षा के उच्च स्तर पर किया जा सकता है। ओके, इसके बाद आगमन एवं निगमन विधि। अरस्तु ने इन विधियों द्वारा शिक्षा को दिए जाने पर बल दिया था। आगमन विधि में सामान्य दृष्टि से विशिष्ट यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर चला जाता है, और निगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर चला जाता है। पहले उदाहरण प्रस्तुत करके फिर सामान्यीकरण करते हैं, और फिर इस प्रकार प्राप्त सिद्धांत का हम क्या कर लेते हैं, प्रयोग करते हैं। यही है आगमन निगमन विधि, उदाहरण दे करके और उसे यानी कि ले जाना। प्रश्नोत्तर एवं संवाद विधि, ये तो इसकी बहुत पेट विधि है। प्रश्नोत्तर और संवाद विधि के जनक हैं सुकरात, और आदर्शवाद का भी जनक सुकरात को ही माना जाता है। संदर्भ विषयों की व्याख्या करके उसके बाद संदर्भ विषयों की व्याख्या पहले की जाए, उसके बाद प्रश्न पूछे जाएं और उनके उत्तर दे करके सुकरात तत्कालीन समय विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। किसी स्थान पर वे युवकों को एकत्रित करके उनके सामने प्रश्न प्रस्तुत करते थे। युवक उन प्रश्नों पर विचार करते थे, उत्तर देते थे, तब वे उन प्रश्नों के संदर्भ में अपना मत प्रकट करते थे। प्लेटो ने प्रश्नोत्तर विधि के आधार पर संवाद विधि का विकास किया। प्लेटो अपने अधिकतर रचनाएं भी संवाद रूप में लिखी हैं। प्लेटो के संवाद विख्यात हैं। ओके, इसके अतिरिक्त आदर्शवादियों ने तर्क विधि, खेल विधि, अनुदेशन विधि एवं आवृत्ति विधि का भी क्या किया था, विकास किया था। इसके बाद है अनुकरण विधि। आदर्श दार्शनिक ये मानते हैं कि बालक अनुकरण द्वारा भी क्या करता है, सीखता है। इसलिए शिक्षकों को बालकों के सामने अपने उच्च आचरण प्रस्तुत करने चाहिए। शिक्षकों से अपेक्षा करते हैं ये कि बच्चों के सम्मुख लेख, चित्रकला, संगीत आदि के उत्कृष्ट नमूने प्रस्तुत करें, जिनका कि अनुकरण करके वो सीखें। वे शिक्षकों से यह अपेक्षा करते हैं कि छात्रों में अच्छे से अच्छा कर दिखाने की प्रेरणा स्पर्धा उत्पन्न करें। इसी स्थिति में अनुकरण जो विधि है वो शिक्षण के लिए काफ़ी लाभकारी हो सकती है। बच्चों के मूल्यों के विकास, चारित्रिक निर्माण में वो बच्चों के सामने धर्मग्रंथ और साहित्य के धीरोदात्त नायकों के चरित्र प्रस्तुत करने पर बल देते हैं। आदर्शवादियों का विश्वास है कि मनुष्य की प्रकृति
अच्छे बुरे में भेद करने की होती है। वे धीरोदात्त नायकों के गुणों का अनुकरण कर अच्छे मनुष्य बन सकते हैं। यानी कि यहाँ पर धीरोदात्त नायक की बात की गई है, जो कि यानी कि एक आदर्श नायक की तरह स्वीकार किए जाते हैं। ओके, तो गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को हम लोगों का प्रयास कैसा लग रहा है और अच्छा लग रहा है, तो आप लोग ज़रूर जो है हम लोगों की यानी कि वो हौसला को बढ़ाइए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। ओके, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आदर्शवाद और शिक्षक। यानी आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक क्या होना चाहिए। जेंटिल मानते हैं कि अध्यापक वही यानी अध्यापक सही चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक है। यानी कि अध्यापक ही एक तरह से आध्यात्मिक प्रतीक है, ये मानते हैं। टीचर इज अ स्पिरिचुअल सिंबल ऑफ राइट कंडक्ट। सही क्या है गलत क्या है वो निर्धारित कौन करता है, यानी अपने आचरण के द्वारा प्रस्तुत करता है शिक्षक। शिक्षक को उस अनुपन्न स्थिति में रखते हैं जिसमें शिक्षण प्रक्रिया का कोई अन्य अंश नहीं रखा जा सकता, अर्थात ये शिक्षक को सर्वोच्च स्थान प्रदान करते हैं। आदर्शवादी यानी कि इन्होंने जो है यानी कि जो गुणों की चर्चा करते हैं उनकी जो है ना यानी कि हम इनके द्वारा समझ सकते हैं। जैसे शिक्षक बालक के लिए सत्ता का साकार रूप होता है, मतलब ईश्वर की तरह होता है। अध्यापकों को छात्रों के व्यक्तिगत सामाजिक आर्थिक विशेषताओं का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक में अध्यापन कला का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। व्यावसायिकता कुशलता भी होनी चाहिए। अध्यापक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, छात्रों को अपनी ओर जिससे वो क्या कर सके, आकर्षित कर सके। अध्यापक एक दार्शनिक मित्र व पथ प्रदर्शक के रूप में होना चाहिए। मित्र दार्शनिक पथ प्रदर्शक के रूप में होना चाहिए। अध्यापक का व्यक्तित्व अच्छे गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए, जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वह छात्रों के सद्गुणों को क्या कर सके, प्रभावित कर सके। छात्रों के व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करना अध्यापक के जीवन का परम उद्देश्य परम लक्ष्य होना चाहिए। शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण और सही ज्ञान होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अध्यापक में स्व अध्ययन का गुण होना चाहिए, जिससे वह निरंतर नवीन ज्ञान की ओर उन्मुख हो सके। ओके, अब इसके बाद आता है कि बालक आदर्शवाद के अनुसार, ठीक है, बालक क्या है, उसकी स्थिति क्या है। तो बालक को शिक्षण प्रक्रिया का एक मुख्य बिंदु नहीं माना जाता है आदर्शवाद में। इसमें माना जाता है कि भाव विचार और आदर्शों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए, और इनको प्रदान करने का माध्यम जो है ना वह अध्यापक को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं और बालक को गौण स्थान प्रदान करते हैं। समझ में आया। तो ये बालक को गौण स्थान प्रदान करते हैं, प्रमुख स्थान शिक्षक को प्रदान करते हैं, और जो प्रकृतिवादी हैं वो बालक को प्रमुख स्थान प्रदान करते हैं, शिक्षक को गौण स्थान प्रदान करते हैं। वह छात्रों को एक आध्यात्मिक प्राणी बनाने में यह स्वीकार करते हैं कि आध्यात्मिक सत्ता भी क्या करती है, महत्वपूर्ण योगदान देती है। मन से शरीर को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं ये, ठीक है, यानी मन को शरीर से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। हार्न के अनुसार विद्यार्थी एक परिमित व्यक्ति है, किंतु उचित शिक्षा मिलने पर वह परम पुरुष के रूप में विकसित हो जाता है। उसकी मूल उत्पत्ति दैविक है, स्वतंत्रता का स्वभाव है और अमरत्व की प्राप्ति उसका लक्ष्य है। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति उसका क्या है, लक्ष्य है। ओके, तो अब हम लोग यानी कि लगभग इसके अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, आदर्शवाद का मूल्यांकन। अब इसमें इसके गुण देखते हैं, फिर इसके हम क्या देखेंगे, कमियां देखेंगे। बालक के संपूर्ण विकास कर बल देता है, बहुत अच्छी बात है। आत्मानुभूति की क्षमता उत्पन्न करने पर ये बल देता है, बहुत अच्छा है। सत्यम शिवम सुंदरम को शिक्षा का आधार मानता है, ये भी बहुत अच्छा है। शिक्षा के उद्देश्यों पर विस्तृत रूप से विचार करता है, ठीक है, ये बात इसकी बहुत खास है।
शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापक को महत्वपूर्ण स्थान देता है। ओके, फिर है आत्मानुशासन व आत्मनियंत्रण पर बल देता है। इसके बाद है शिक्षण विधियों को उद्देश्यों के अनुरूप बनाने की क्या करता है, बात करता है। शिक्षण विधियों को उद्देश्य जो निर्धारित हों उसके अनुसार बनाना चाहिए, ये करता है। इसके बाद हम इसके पढ़ते हैं, ठीक है, ड्रॉबैक्स यानी कि कमियां। इसकी कमियां, बालक के मनोवैज्ञानिक प्रारूप या विशेषताओं की उपेक्षा करता है। अर्थात बालक के मनोवैज्ञानिक प्रारूप को ये ध्यान नहीं देता है। अध्यापक को आवश्यकता से अधिक क्या किया जाता है, इसे महत्व दिया जाता है, बालक को कम महत्व दिया जाता है। कठोर सामाजिक व्यवस्था की परिकल्पना इसमें की गई है, यानी सामाजिक बंधन में ही अध्यापक को और छात्र को दोनों को रखने की बात ये जो है करते हैं। इसके बाद है इनके द्वारा निर्धारित लक्ष्य वास्तविक न होकर काल्पनिक हैं और इसी कारण इनकी प्राप्ति असंभव है। विचार ही एक प्रकार से काल्पनिक है, तो जो है यानी उसको प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। लक्ष्य वर्तमान पर आधारित न होकर भविष्य पर आधारित, जबकि वर्तमान अच्छा होगा तभी भविष्य यानी अच्छा होगा, ये निर्भर करना चाहिए। मानववाद पर आवश्यकता से अधिक क्या करता है, ठीक है, ये जोड़ देता है, ठीक है। इसलिए ये इसकी क्या है, कमियां हैं। तो गाइस ये रहा हमारा आदर्शवाद और आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। देखिए दर्शन तो काफ़ी कठिन होता ही है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे जो है वो कोशिश कीजिए कि अच्छी तरह से समझिए। 2 बार 3 बार आप लोग देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा, इतनी सरलता से समझाया गया है। तो अब इसके बाद आप लोग फिर से वही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अभी तक चैनल में नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।